हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 मैथ है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर की टाइप का मैंने खुद बनाया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, वरना अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखोगे तो आप लोग जरूर पछताओगे। तो जल्दी देख लो वरना पछताओगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो पहला नंबर प्रश्न देखो, पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, जैसे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, यहां प्रश्न नंबर फर्स्ट आप लोग ध्यान से देखो, लिखा हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। आपके पास ऑप्शन ए है p, v है p+1 एंड c है 2p एंड d है 2p+1। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा 2p+1। क्या होगा? 2p+1, याद रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा देखो, इसे आपको सॉल्व करना होगा। लिखा हुआ है 2x + 3y = 18 एंड कॉमा x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। a है x का मान हमें 3 एंड y का मान 4 एंड v है x = 0, y = 6 एंड c है x = 6, y = 2 एंड d है x = 3 एंड y = 4। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा। यहां आप लोग समीकरण मान लो, जो आपका दोनों दिया हुआ है वो आपको फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड समीकरण मान लेना है और आपको x एंड y की वैल्यू ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे यहां आपका लिखा हुआ है 2x + 3y = 18, ठीक है। और दूसरा है x - 2y = 2, ठीक है। अब देखो, ये आप लोग वैसा भी समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड मान सकते हो, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, इसको आप समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है। हमने लिख दिया। अब आप समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 से गुणा कर लोगे तो ये जो 2x और ये भी 2x हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और विलोपन विधि में एक ना एक पद बराबर होना चाहिए, चाहे x का बराबर हो चाहे y का बराबर हो, ठीक है। तो यहां हमें क्या करना है? हमें जो करना है कि समीकरण जो आपका सेकंड है, तो जब आप समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कर लोगे तो ये आपका कैसा समीकरण बन जाएगा? यहाँ आपका समीकरण 2 है, जब इसमें 2 से x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस जब 2y में 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएगा, इक्वल टू जब 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ऐसा हमें समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। अब समीकरण ये आपका हो गया 3। क्या हो गया? इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। अब आपको करना क्या है? जो आपका समीकरण फर्स्ट है या फिर समीकरण 3 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है। तो यहां जो आपका समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट जो आपका है, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से या फिर समीकरण थर्ड में से समीकरण किसको, जो आपका फर्स्ट है, को घटाने पर जब इसको घटाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? जैसे आप लोग पहले लिख लो, कोई भी समीकरण लिख सकते हो। यहां आप पहले 3 वाला लिख लो, 2x - 4y = 4। फिर आप लोग फर्स्ट लिख लो 2x + 3y = 18। अब इसको आपको घटाने पर क्या होता है ना, इसका जो साइन है वो बदल जाता है। ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां से आपका ये कट हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? जब माइनस माइनस है तो ये -7y हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा। और यहां जब आपका 18 में से आपका 4 घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा? -14, क्योंकि ये आपका माइनस है। और माइनस क्यों? क्योंकि माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि जो बड़ा वाला चिन्ह है वही लिया जाता है। ये 18 बड़ा है और y बराबर हमारा हो जाएगा -14/-7 इक्वल टू हमें y बराबर 2 प्राप्त होगा। y की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगा। अब y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, आपको x का भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। y का मान कहाँ रखने पर? जो आपका समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में आप रख दो किसका वैल्यू? जो आपको y की वैल्यू मिली है। और समीकरण फर्स्ट हमारा है 2x + 3y
इक्वल टू 18। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ अगर आप वैल्यू रख दोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ 2x, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 18। यहाँ से 2x एंड बराबर 18 और ये गुणा होगा तो ये -6 इधर आ जाएगा, प्लस था इधर आएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर ये आपका घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, और 12 में जब आप 2 से भाग दोगे जो ये 2 है तो फिर x की वैल्यू आपको कितना प्राप्त होगा 6। बस, तो x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुआ, y की वैल्यू 2। तो अब आप लोग देख सकते हो जो आपका सही हो उसे मार दो। ये देखो हमें क्या मिला है, x की वैल्यू हमें मिला है 6 एंड y की वैल्यू 2। x की वैल्यू हमें मिला है 6 एंड y की वैल्यू 2। तो फिर ये आपका बिल्कुल सही है। वैसे आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि भाई आपको लगाना चाहिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर आप लोग टिक लगाओ, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू हमें 6 मिला है, y की वैल्यू 2, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगला आप लोग क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां आपको लिखा हुआ है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास a ऑप्शन है +-4, b है +-3, c है +-2 एंड d है +-1। इसको आप लोग कैसे लगाना है, देखो आप लोग सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है उसे लिख लो। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 1/x² - 2 इक्वल टू 1/7। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो x² - 2 इक्वल टू 7 एंड x² बराबर 7 और इधर प्लस माइनस में 2 है इधर जाएगा +2 हो जाएगा, और x² इक्वल टू 9 और x बराबर √9 एंड x बराबर हमारा हो जाएगा +-3, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है इसीलिए प्लस माइनस लगाया जाएगा। तो यहाँ जो हमारा +-3 आया है वही सही है, ठीक है, तो यहाँ हमारा +-3। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है और आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है उसे देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान से देखो क्या कह रहा है, लिखा क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ये भुजाओं का अनुपात है 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात होगा। देखो यहाँ आपको 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दी हुई हैं, यानी कि हमें भुजाएं दी हुई हैं, और अगर समरूप त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ओके। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 2 एंड 2 आपका अनुपात 3 एंड आपका v है 3:2 एंड c है 4:9 एंड d है 9:4। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से लगाओगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा सूत्र कि जो आपका समरूप त्रिभुज होते हैं, ये आपका समरूप है, सीधा लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुज। तो जो समरूप त्रिभुजों 2 त्रिभुज हैं तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल में अनुपात, ठीक है, जो अनुपात होता है। अब आपको इसको याद करना है, अनुपात समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, संगत भुजाएं दी हुई है ना, तो संगत भुजाएं जो दी हुई है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, आपको संगत भुजा जो दी हुई है उनके वर्ग का अनुपात लगा देना है, आपको पता चल जाएगा। उनका वर्ग कर लो और उसी का अनुपात जो होगा वो होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। कैसे, जैसे आपका ये क्या दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है 2:3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि ये अनुपात जो होते हैं बट्टे में होता है, इसका आपको वर्ग करना है क्योंकि हमने लिखा है वर्ग। जैसे ही आप वर्ग करोगे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 एंड ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 4:9। 4:9 आपका सही हो जाएगा, जहां भी ऑप्शन हो 4:9 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और काफी आसान है, कुछ है नहीं, हार्ड है नहीं क्वेश्चन, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर लगाओगे तो फिर आप बहुत जल्दी लगा लोगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु आपका P जो है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। जो आपका ये P है -6,8 की मूल बिंदु से दूरी है, आपको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। और आप याद रखना मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है, और हमारे पास है A
8 आपका ऑप्शन ए है 8 एंड आपका v है 2√7 एंड c है आपका 10 एंड d है 6। देखो बहुत आसान है कैसे आप इसे लगाओगे। सबसे पहले आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए, हमें दूरी ज्ञात करना है ना। यहाँ देखो दूरी, तो आपको d यानी कि डिस्टेंस, आपको दूरी का फार्मूला पता होना चाहिए। जो हमारा d है वो होगा x1 माइनस x2 का वर्ग, ओके, एंड प्लस आपको करना है y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है। ये देखो बहुत आसान है, इतना आपको दूरी का फार्मूला। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, आपको जो बिंदु दी हुई हैं, बिंदुओं कौन कौन सा दिया हुआ है, हमें एक दिया हुआ है P, यानी कि हमें दिया हुआ है -6,8 और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है तथा मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है के बीच की दूरी, ओके। तो आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ देखो बराबर, अब यहाँ जो हमारा x1 होगा ना, x1 वो कितना है जल्दी से बताओ। ये हमारा x1 है, आगे के दोनों में जो होते हैं वो x1 होते हैं, पीछे के जो दोनों होते हैं वो y1 होते हैं, y2। ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। तो अब आप लोग बताओ फटाफट, x1 कितना है -6 है, ठीक है, एंड x2 हमारा कितना है -0 का वर्ग, प्लस y1 हमारा कितना है जल्दी से बताओ 8 है, और ये 0 x2 y2, ठीक है। तो ये आप लोग कैसे लगाओगे, देखो आप लोगों को यहाँ -6 का वर्ग कर लो प्लस 8 का वर्ग कर लो, तो यहाँ आपका हो जाएगा 36 प्लस 8 टाइम 64, इसका आपको रूट करना है। इधर हो जाएगा आपका दोनों को काउंट करके 100, और 100 का जो अंडर रूट होता है वो 10 होता है, और इकाई लिख सकते हो वैसे दूरी में। तो ये हो गया आपका 10 इकाई, आपका बिल्कुल सही है। जहां भी 10 इकाई हो आप लोग सही टिक मार दो। ये तो ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को लगाओ, रिवीजन करो, जितना आप लगाओगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा वो क्वेश्चंस आपसे लगता जाएगा, और फिर आप लोग उस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में काफी आसानी से लगा भी सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन उसको आप समझो। पहले इसीलिए कहा जाता है कि पेपर जो दिया जाता है उसको ध्यान से पढ़ो, उस क्वेश्चन को समझो, फिर आप लगाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपको पेपर दे दिया गया फिर उसमें आप सीधा लिखना चालू कर दो, आपको नहीं आ रहा है फिर गोदना चालू कर दो, कटपीट काटना चालू कर दो। नहीं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप पहले पढ़ो, पहले क्वेश्चन को समझो। जितना अच्छे से समझ जाओगे उतना अच्छा आपका क्वेश्चन लगेगा, उतनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग भी होगी, ठीक है। अगला देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखना कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ये बराबर है। यहाँ आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन डी है सी है 8, ऑप्शन आपका डी है 0। तो अब आप लोग इसे कैसे ज्ञात करोगे। देखो है तो बहुत आसान, लेकिन लग रहा होगा कि हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लो, लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर ये, एंड हमारा लिखा हुआ -9 tan स्क्वायर ये। यहां से कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, यहां से आप कॉमन ले सकते हो 9, क्योंकि दोनों में है, जो चीजें दोनों में होती है ना उसको कॉमन लिया जा सकता है। tan स्क्वायर ये, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना, यहां जो सेक स्क्वायर ये है इसका आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो आपका सेक स्क्वायर ये है इसको हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ये, याद रखना। हम इस सेक स्क्वायर ये को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ये। तो हम यहां लिखेंगे जो आपका यहाँ सेक स्क्वायर ये है, हम यहां लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आपको -tan स्क्वायर ये। देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से लगाना है। अब यहाँ आपको एक बात दिख रहा होगा, यहाँ आपका जो tan स्क्वायर ये प्लस माइनस में है, कट गया। अब आपका बचा यहाँ बराबर 9 × 1, ठीक है, 1 क्योंकि यही 1 बचा है, और यहाँ आपका हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। काफी आसान था ना। तो आसान है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग पहले ध्यान से समझा करो फिर आप लोग लगाया करो। तो ये हमारा 9 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है। अगला देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना है, 72 सेंटीमीटर है, इसका व्यास होगा। देखो व्यास ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप डायरेक्ट व्यास पर मत जाओ, क्योंकि अगर आपको 4 सीढ़ी चढ़ना है तो पहले आप पहला सीढ़ी चढ़ोगे फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे। पहले आपको त्रिज्या पता होगा तभी आप व्यास ज्ञात कर पाओगे, क्योंकि जो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो पहले आप कोशिश करो कि त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमें दिया गया एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप। तो आपको परिमाप पहले लिखना है और अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो यहां आप लोग सबसे पहले हमें दिया है अर्ध, देखो आप लोग ध्यान से समझना, मैं रेड से लिख देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। चांद का परिमाप कितना दिया हुआ है, 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर है। अब आपको अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अर्धवृत्ताकार चांद का जो परिमाप होता है वो पाई r + 2r होता है, ये फार्मूला, और बराबर हमें 72 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, r देखो दोनों में है, तो यहां से मैं और कॉमन ले लिया, यहाँ पाई बचा एंड यहाँ +2 बचा और यहाँ आपका 72 बचा। यहां मैं क्या करूंगा, यहाँ 22/7 में इसका मान रख दूंगा, +2 हो जाएगा बराबर 72 हो जाएगा, सॉरी 72 27 नहीं। यहाँ r बराबर, देखो ध्यान से समझना, यहाँ मैं देखो 72 है, 72 ये आपका नीचे है ना, तो ये ऊपर जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा। देखो यहाँ 72 में आप 7 से गुणा कर दो, ठीक है, याद आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इस चीज को ऊपर लिख दो, और एक बात याद रखना, आप इसे 22 + 2 नीचे मत लिखना, मैं इसको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। जैसे यहां क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है 22/7 + 2, ये लिखा हुआ है ना, ये वाला। अब आप इसको सॉल्व कर लो, प्लस इसको नीचे हल लगे, 22 एकम 22 + 7 दूनी 14/7, ठीक है। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 4 2 6 3 और यहाँ 7, ठीक है। तो ये 36/7 हमें लिख सकते हैं, इसको हम 36/7 लिख सकते हैं। जो आपका 22 + 2/7 है, इसको हम 36/7 लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम यहाँ नीचे 36 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 36/7 है समझो, तो 36 आपका नीचे चला आएगा, ये 36 दूना 72, तो यहाँ r की वैल्यू आएगी 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अगर हमें r की वैल्यू 14 सेंटीमीटर मिल गया तो अब आप लोग व्यास तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो व्यास हमारा क्या होगा, व्यास होगा 2r, यानी कि 2 × r यानी कि 2 × 14, यानी कि आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें व्यास जो मिला वो 28 सेंटीमीटर, और आपका जो 28 सेंटीमीटर है ये बिल्कुल सही है। तो ये अगर आप 7 क्वेश्चन लगा लेते हो ऑब्जेक्टिव में, तो यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा क्या है, देखो 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे आपका 2 अंकों की संख्या है, अगर हम उसका योग करें तो उनका जो योग है वो कितना है, 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। अगर हम संख्या को, जो आपका मूल संख्या है उसका अंक पलट दें तो जो हमारी बनने वाली संख्या है वो 45 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, आपको मान लो कि जो माना, देखो अगर आपकी 2 संख्या है तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा, तो आपको मानना पड़ेगा, माना जो हमारा दहाई है, दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने मान लिया x, ठीक है। और हमने जो इकाई का अंक है, तथा आप इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक उसे आप y ही मानोगे, क्योंकि अगर आप इसे x माने हो तो इसको y मान लो, ठीक है। अब x y, अब अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अगर आपसे ये पूछा जाए 2 अंकों की संख्या, तो आप क्या बताओगे, संख्या इसका बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। आपको इकाई और दहाई, इकाई हमारा क्या है, y है, तो y हो गया, प्लस हमारा दहाई क्या है,
10 और x हमारा दहाई है। देखो 10x हो जाएगा क्योंकि इकाई में 1 होता है, दहाई में आगे 10 लगा रहता है। ठीक है, अगर अंक जो आपका है, जो आपका अंक है उसको बदलने पर प्राप्त संख्या, अगर आपको अंक बदलना हो तो अंक बदलने पर, देखो आप में ऊपर क्वेश्चन में लिखा है अंक बदलने पर जो प्राप्त संख्या होगा, तो अंक बदलने पर जो हमें प्राप्त संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राप्त संख्या, आपको अंक बदलना है, मैंने अंक एक्स वाई माना है तो इसे आप x को इधर कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 10y एंड ये हो जाएगा प्लस x। ठीक है, अंक को मैंने पलट दिया क्योंकि मैंने y को इधर कर दिया, x को इधर कर दिया। अभी तक तो हम ये चले जो जो कहा गया। अब आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न अनुसार आप प्रश्न को देखो, देखो सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे आप कई सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो कि आप लोग थोड़ा सा भी हिचकिचाओ मत। अब देखो प्रश्न, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि आपको जो इनके अंक हैं x मैंने माना प्लस y, इनको योग करो तो ये 9 है। ठीक है, 9 हो गए। अब आपको तथा, अब समझो फिर क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। अगर आप संख्या के अंक पलट दो तो जो बनने वाली संख्या है, देखो पहले तो ये है हमारा जो बनने वाली संख्या है, ठीक है, और मूल संख्या। तो पहले आप क्या लिखोगे, जो बनने वाली संख्या है यानी कि 10y प्लस x, और बराबर आपको लिखना है जो आपकी मूल संख्या है 10x प्लस वाई। लेकिन बनने वाली संख्या जो है मूल संख्या से 45 अधिक है। अगर ये बनने वाली संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, ये 45 अधिक है जो बनी है, तो हम इनको बराबर करने के लिए इसमें 45 जोड़ देंगे। बराबर करना है, बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है। अब देखो यहां अब आपको क्या करना है, यहां आपका एक काम करो, x को आपको आगे रखना है। ठीक है, जो अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो यहां आपकी x है तो इसको मैं x को यहां लिख दिया आगे, और यहां से 10x है तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, और यहां हमारा, अब इसको मैं पीछे कर देता हूं, प्लस 10y है और इधर से एक y आएगा तो ये माइनस y हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा कितना, 45। कितना हो जाएगा, 45। अगर आप, ये आपका x है, सॉरी x है, यहां अगर आप, ये हो जाएगा माइनस 9x और ये हो जाएगा आपका प्लस 9y बराबर 45। यहां से आप 9 कॉमन ले लो तो फिर या आप इसे लिख सकते हो, या इसे आप लिख सकते हो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, देखो इसे आप फर्स्ट समीकरण नाम दे दो, इसे आप सेकंड समीकरण नाम दे दो। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण मिल गया तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया तो आप लिखो समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जो हमारा समीकरण फर्स्ट है वह जो समीकरण सेकंड है, ठीक है, समीकरण सेकंड है, इनको क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर, जोड़ा क्यों गया, क्योंकि इनके चिन्ह ऑलरेडी विपरीत हैं। तो यहां x है प्लस y है बराबर 9 है, और यहां माइनस x है प्लस y है बराबर 5 है। तो अगर जोड़ा जाता है तो इनके चिन्ह नहीं बदलते हैं, अगर घटाया जाता तो इनके चिन्ह क्या होते, बदल जाते। यहाँ आपका x से x कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस है, और यहाँ आपका 2y हो जाएगा बराबर 9 5 14, और y बराबर हमारा हो जाएगा 14/2 एंड y बराबर हमारा 7 आएगा। y की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। ओके, अब अगर x की वैल्यू ज्ञात करना है तो फिर आपको बताया गया है y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, बस x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपको दिख रहा होगा हमारा है, देख लो ऊपर x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9। अब देखो यहां से आपका x प्लस 7 बराबर 9 और x बराबर 9 माइनस 7 और x बराबर हमारा आया 2, x बराबर 2 एंड y बराबर 7। अब यहां पूछ रहा है हमें संख्या पूछा है, देखो यहां संख्या पूछा है तो हमारी जो 2 अंकों की संख्या है वो 10x प्लस वाई है। कितना है, 10x प्लस वाई। अब यहां आप हेडिंग डालो संख्या, संख्या जो हमारा है वो 10x है एंड प्लस क्या है, y है। अब 10x यानी कि x की वैल्यू आप रख दो,
10 और x की वैल्यू हमें 2 मिला है, देख लो ये 2 है, 2 एंड प्लस y 7 मिला है, यानी कि 10 दुनाई 20 एंड 7 27। ये हमारा आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ये हमारा हो गया संख्या। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझो फिर आप लगाओ, आप ऑटोमेटिक लगाते चले जाओगे, फिर आपका राइट रहेगा, कोई गलती नहीं होगा, बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है और काफी इंपॉर्टेंट है, ये गुणनखंड है और सबसे हार्ड गुणनखंड है आपके बुक का। लिखा हुआ है गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण है 3x² माइनस टू रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले आप इस समीकरण को लिख लो। ठीक है, आपका समीकरण है 3x² माइनस 2 रूट 6x एंड प्लस 2 बराबर 0। ये आपका समीकरण है और इसका हमें मूल ज्ञात करना है। बहुत आसानी से ज्ञात भी कर सकते हो। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई, इसमें आप याद रखना अपने माइंड में, 3 दूनी 6, जो x² का आपका गुणांक होता है उसका हम लोगों को अचर पद में गुणा करना पड़ता है, तो ये हमारा 6 हो गया। अब आपको ऐसा पद बनाना है कि जोड़ने घटाने पर हमारा 2 रूट 6x आए, 6 यानी कि 2 रूट 6 और गुणा करने पर 6 आए, तो 6 यानी कि रूट 6 इंटू रूट 6। अगर आप इसको गुणा करोगे तो 6 हो जाएगा और जोड़ोगे तो 2 रूट 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा फैक्टर सही है। यानी कि आपको 3x² माइनस आपको करना है रूट 6 एंड प्लस रूट 6x प्लस 2। ठीक है, यहां आपको क्या करना है, यहां आपको 3x² माइनस रूट 6x एंड माइनस रूट 6x एंड प्लस 2। काफी आसान है अगर आप देखो तो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें आपको कॉमन क्या लेना है, यहां आपको कॉमन लेना है अंडर रूट 3x, तो यहां आपका क्या बचेगा, यहां बचेगा अंडर रूट 3। ठीक है, एंड x आपका बचेगा, एक तो बचेगा अंडर रूट 3x और यहां आपका बचेगा 3 दूनी 6 यानी कि रूट 2। और यहां हमें कॉमन लेना है, यहां हमें कॉमन लेना है रूट 2। अगर आप रूट 2 कॉमन लोगे तो यहां आपका बचेगा अंडर रूट 3x, क्योंकि 3 दूनी 6 रूट हो जाएगा, और यहां आपका बचेगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको एक ब्रैकेट में, जो आपका ये है इसको एक ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x एंड माइनस अंडर रूट 2, और उतना ही हमारा इसको एक में कर लो, अंडर रूट 3x माइनस रूट 2। इन दोनों ब्रैकेट में से कोई एक लिखा जाता है, जैसे ये। ठीक है, बस इतना हमें मिला। अब हमें इसका मूल ज्ञात करना है, तो इन सबको आपको बराबर 0 लिख दो। सभी को लिख सकते हो जैसा कि ऊपर लिखा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां आप बराबर 0 रख दो। अब इसका मूल अगर ज्ञात करना है तो यहां जो अंडर रूट 3x माइनस रूट 2 है इसको बराबर 0 लिखो, और जो आपका दूसरा है उसको भी आपको बराबर 0 लिखना है। फिर आप लोग इसको ट्रांसफर कर लो, अंडर रूट 3x बराबर रूट 2 और इसको भी अंडर रूट 3x बराबर रूट 2। अब हमें x की वैल्यू क्या मिलेगा, x की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2/3 और सब पे रूट, और यहां भी हमें x की वैल्यू मिलेगा 2/3 और सब पे रूट, यानी कि जो हमें मूल मिला है वो मिलेगा 2/3 यानी कि रूट में और रूट 2/3। यही हमें दोनों x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है हमारा गुणनखंड, और आई होप कि आपको ये गुणनखंड समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, काफी आसान है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो फिर आपको भी ये गुणनखंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमें सिद्ध करना है और काफी इंपॉर्टेंट है, आपके त्रिकोणमिति का सिद्ध करना है। देख लो आप लोग, सबसे पहले आप लोग समझ लो आखिर हमें इसको कैसे सिद्ध करना है। थोड़ा सा आप लोग देखो, लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं लगा पाते हो तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी आप कोशिश जरूर करो। ठीक है, देखो यहां आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है सेक माइनस टेन स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो मतलब इसमें क्या है, आपका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष वो हमारा क्या है, ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी को हमें हल करना है, यानी कि हल, और इसको हमें इसके बराबर करना है।
तो सबसे पहले आप एक काम करना, जो आपको इसमें करना है, जो अंश है ये अंश है, देखो ये अंश है, ये हर है। तो अंश जो आपका है एंड और हर दोनों में, हर में आपको 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करने पर आपको गुणा करना है, ठीक है। जब आप गुणा करोगे तो दोनों में गुणा करना है, जैसे 1 माइनस साइन थीटा बटे में आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा। और इसमें हमें गुणा किससे करना है मैंने बता दिया है, 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में आपको 1 माइनस साइन थीटा। चाहे आपका अंश हो चाहे आपका हर हो, ऊपर ऊपर नीचे दोनों तरह आपको, देखो किसी भी चीज का गुणा करो आप ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में करो तो समीकरण या फिर कोई भी चीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे ये आपका बराबर, अब भी मैं इसको काट दूं तो फिर बराबर हो जाएगा जैसा था, ठीक है। अब देखो यहां आपको समझना क्या है, यहां अब आप देखो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो जब आपको मैंने इसको गुणा किया तो ये पूरे का वर्ग हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग। क्यों? क्योंकि ये दोनों हो गए और ये दो हो गए, ठीक है। और बटे में ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात याद रखना, ये आपका कैसा है, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारा ऐसा है। और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का आपको, या फिर पूरे का आप वर्ग कर सकते हो। जैसे यहां आपका कॉस थीटा सभी का वर्ग, क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है, तो मैं सारे का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग कर लेता हूं, जो आपका ये हर है इसको मैं अलग कर लेता हूं। यहां आपका हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। याद रखना बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, यहां आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा मैंने अलग कर लिया। ये आपका दोनों में है, चाहे आपका ये हो, जितने अंश हैं उनके नीचे जितने हर होते हैं ना वो सभी के लिए होते हैं। अब देखो यहां आपका 1 बटे, ये आपका स्क्वायर है, 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये सेक थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ साइन बटे कॉस थीटा इसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा के, और इसका वर्ग हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मुझे यही प्रूव करना था काफी आसानी से, सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना था, और मैंने बहुत आसान तरीके से प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ में आया? ओके। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो घड़ी की सुई है ऐसा घड़ी होता है और इसकी लंबाई है, यानी कि ये त्रिज्या है, त्रिज्या, ठीक है, आर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा जो हमारा है उसका नहीं, हमें 5 मिनट में ज्ञात करना है, ठीक है। 5 मिनट में हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, जो 5 मिनट में सुई जितना मतलब घेरती है उतना हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, जैसे देखो जो मिनट की सुई है वो आपका 1 घंटे या 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। आपको पता है घड़ी जो होती है ना, पूरी घड़ी वो मतलब राउंड करता है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो वो 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ऐसा सुई जब 12 से जाएगी सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर वहीं आएगी, तो यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। आप लोग घड़ी तो देखे होंगे, टाइम भी देखते होंगे, ठीक है, तो आपको इतना पता होगा। तो जो हमारा, चूंकि जो हमारा क्या है आपका मिनट का सुई है, चलो चूंकि लगा दो, देखो जो हमारा मिनट की सुई है, मिनट की सुई की बात की जा रही है, मिनट की सुई 1 घंटे या फिर आप कह सकते हो 60 मिनट, कितना, 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है। ये तो सभी को पता होगा जो घड़ी देखना जानते हैं, ठीक है, चक्कर लगाती है। अब जो मतलब मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है। देखो 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और अगर आपको 1 मिनट में पूछा जाए तो 1/60 हो जाएगा,
ठीक है, यहां क्या कह रहा है कि आपको जो मिनट की सुई 1 मिनट में लगाएगी, क्या मिनट की सुई जो है 1 मिनट में जो चक्कर लगाएगी, जो आपका मिनट है, मिनट की सुई 1 मिनट में लगाएगी, या फिर चक्कर ना लिखो, चक्कर अभी लिख देंगे, लगाएगी, तो वो लगाएगी 1/60 चक्कर। कितना लगाएगी? 1/60 चक्कर, क्योंकि अगर 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है तो 1 मिनट में 1/60। ठीक है, याद रखना इतना। अब देखो 5 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, जो 5 मिनट की सुई 5 मिनट में लगाएगी, जो मिनट की देखो 1 मिनट में इतना है, तो मिनट की सुई, जो आपकी सुई है 5 मिनट में लगाएगी। 5 मिनट की बात की जाए तो आपका 1/60 1 मिनट का है, इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 12, यानी कि 1/12 चक्कर, 1/12 चक्कर 5 मिनट में। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, जो आपका यहाँ त्रिज्या दी है हुई है, त्रिज्या मैंने बता दिया है 14 सेंटीमीटर है, तो जो आपको तब सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, अब आपको देखो ये 5 मिनट में हमें पता चल गया, जब हम 1 मिनट का ज्ञात करें तो 5 मिनट का ही हमें निकालना है, तो 5 मिनट का जब पता चल गया तो हमें 5 मिनट में इतना चक्कर लगाएगी, यानी कि ये हमें पता चल गया। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है 5 मिनट वाले का, यानी कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, या फिर आप लिख सकते हो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा, पहले तो आपका 1/12 चक्कर हो गया, ठीक है, यानी कि आपका, और πr², ये आपका क्षेत्रफल हो गया। देखो πr² अगर हम लिखेंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, और अगर हम 1/12 लिखेंगे तो ये 5 मिनट का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ आपका 1/12 गुणे 22/7 इंटू क्षेत्रफल हमारा 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, काट देते हैं, और 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको आपको करके, यानी कि यहाँ देखो आपका ये 7 है, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 या 15, यानी कि 154, और यहाँ नीचे होगा एक जाएगा, ये खाली 3 बचा है, 3। ठीक है, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सीधा इसी को क्षेत्रफल लिख सकते हो, या फिर आप इसको भाग देकर आप लिख सकते हो 51 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारा सही है। तो ये है हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने भी मैथ के क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है उन सारे को रिपीट करना है, रिवीजन करना है, बार बार इसे रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना छूटे। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।